वो है 16 महाजनपद, और उन 16 महाजनपद के अंदर सर्वप्रथम मगध, यानी पहले स्थान पर कौन सा बेटा? मगध। यहां पर जो ये 16 महाजनपद जो मैंने शब्द लिखा है, इन्हीं 16 महाजनपदों को भारत के आरंभिक राज्य कहा गया है। यानी भारत के जो शुरुआती राज्य थे वो कौन से भाई? आपके 16 महाजनपद थे भाई। अब इन 16 महाजनपदों के यानी 16 जो आरंभिक राज्य थे उनके नाम भी आपको देखो बेटा यहाँ पर अंग है, कौशल है, मगध, काशी, चेदी, वत्स, वज्जी, कुरु, पांचाल, गांधार, मत्स्य, सुरसेन, अवंती, कंबोज, अश्मक और मगध। ये जो थे बेटा हमारे 16 महाजनपद, इन्हीं 16 महाजनपदों को हम लोगों ने आरंभिक राज्यों का नाम दिया है। लेकिन यहां पर मैंने यहां पर जितने भी महाजनपद लिखे हैं, 16 महाजनपद जो हम यहां देख रहे हैं, उन 16 महाजनपदों में से सबसे पहले किसका नाम आ गया भाई? मगध। नाम सबसे पहले मतलब कि इन 16 में से जो सर्वशक्तिशाली था महाजनपद वो कौन सा था भाई? मगध महाजनपद था। जनपद तो कई सारे दिख रहे हैं बेटा आपको, महाजनपद कई सारे दिख रहे हैं आपका, लेकिन इन सब में से जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम क्या था भाई? मगध था। इसीलिए हम उस समय के अंदर मगध महाजनपद के अंदर स्थापित एक साम्राज्य को जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या भाई? मगध साम्राज्य। क्या नाम है उसका भाई? आपका मगध साम्राज्य। तो इस मगध के साथ साथ कई और भी शक्तिशाली जो थे हमारे कुछ महाजनपद थे, लाइक कौशल थे, गांधार, पांचाल हो गया बेटा आपका, अवंती हो गया, वज्जी हो गया, काशी हो गया। ये सारे क्या थे बेटा? मगध के बाद प्रमुख तौर पर जो है जाने जाने वाले आपके महाजनपद थे। क्योंकि जो मैंने भी अलग से नाम बोले 4-5 जो भी नाम बोले भाई, ये वो महाजनपद है जिनका वर्णन जो है कहीं ना कहीं हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों के अंदर भी मिल जाता है। तो यानी इसका मतलब यही है भाई कि इन 16 में से जो ज्यादा शक्तिशाली थे वो मगध थे, और मगध के बाद कौन कौन से नाम आ जाते बेटा? आपका अवंती हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, गांधार हो गया, आपका पांचाल हो गया। ये सब क्या थे बेटा? ये सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में से थे, और इन्हीं को ही हम लोगों ने आरंभिक राज्य कहा है। अब क्वेश्चन उठता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि 16 में से मगध को पहला स्थान मिला है, और मगध में ही क्या बना था भाई? साम्राज्य बना था, जो भारत का सबसे पहला कह सकते हैं या फिर विकसित साम्राज्य कह सकते हो। भारत का पहला क्या नाम था उसका भाई? मगध साम्राज्य। तो मगध महाजनपद एक मगध साम्राज्य कैसे बना, उसके हमें क्या बेटा? कारण पढ़ने हैं। यानी मगध के उत्थान के कारण या मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण। तो यहां पर मैंने कुछ नाम लिखे, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है मगध महाजनपद एक साम्राज्य में बनकर तब्दील हुआ। कारण कौन कौन से लिखे बेटा? यहाँ पर हमने यहाँ पर शासक लिखा है, प्राकृतिक संसाधन लिखा है, राजधानी का अनुकूल क्षेत्र पर स्थित होना, सैनिक शक्ति का होना, उपजाऊ मैदान का होना, व्यापार में उन्नति का होना, सामाजिक उत्थान होना, शक्ति का प्रतीक। ये सारे के सारे वो कारण हैं जिसको हम मगध साम्राज्य का उत्थान के कारण कह सकते हैं। लेकिन यहां तो खाली हमने सिर्फ नाम ही लिखे हैं, अब उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा ना भाई, कि अगर हमने खाली कारणों के नाम दे दिए हैं कि इन कारणों से मगध एक साम्राज्य बना था, तो क्या हमें उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा? क्या हमें उसको एक्सप्लेन नहीं करना? क्या एक्सप्लेन करना है। तो हमें एक एक करके अब इन सब कारणों को समझना है कि क्यों इनको जो है मगध साम्राज्य के उत्थान का कारण जो है माना गया है। तो पहला कारण मैंने जो लिखा है बेटा वो है शासक। शासक कैसे भाई? ध्यान, साम्राज्य अपने आप नहीं बनता, शासकों का योगदान तो होता है। मगध साम्राज्य के अंदर कई महत्वपूर्ण शासक रहे थे। आपने नाम सुना होगा, अशोक का नाम सुना होगा, अजातशत्रु, बिंदुसार, आपका साथ में आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये सारे महापद्मानंद हो गए। ये सारे के सारे जो थे शासक, इन शासकों ने साम्राज्य के विस्तार के लिए या साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे, या फिर कहा जाए उन्होंने साम्राज्य के विकास और विस्तार के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपनाया। कैसे? आपको बताइए, साम्राज्य विस्तार का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है शासकों के द्वारा वो होता है युद्ध करना। तो हम कहते हैं बिंदुसार ने कहीं ना कहीं मगध के आसपास वैशाली हो गया, कौशल हो गया, इन सबको युद्ध में हराकर जो है ना अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया, या फिर कहा जाए अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया।
कई बार तो ये भी देखा गया है कि इन शासकों के द्वारा जो है दूसरे महाजनपद के राजाओं की बेटियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए गए, यानी वैवाहिक संबंध बनाकर जो है अपनी सीमाओं को और भी ज्यादा क्या बेटा सुरक्षित कर लिया। और कभी कभार तो किसी पर कब्जा करने के लिए वो गलत तरीकों का प्रयोग भी करते थे, यानी षड्यंत्र रचकर या फिर कहा जाए किसी को धोखा देकर जो है उन पर कब्जा कर लेना। तो इन शासकों ने साम्राज्य के विस्तार और विकास के लिए कई तरह की नीति अपना ली भाई, वैवाहिक संबंध बनाकर, युद्ध अपनाकर और चालाकियों से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार और विकास किया। किन्होंने बेटा? मगध के शासकों ने। यानी इन लोगों ने साम्राज्य विस्तार के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपनाया। ठीक है बेटा, ये तो था बेटा हमारा पहला रीजन। सेकंड क्या बेटा? प्राकृतिक संसाधन। क्या प्राकृतिक संसाधन भी किसी साम्राज्य का उत्थान का कारण हो सकता है? तो भाई आंसर है यस। हाँ भाई, क्यों भाई हम ऐसा कह रहे हैं? भाई ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये वो टाइम पीरियड है जहां पहली बार लोहे का प्रयोग हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इस टाइम पीरियड में लोहे का प्रयोग हुआ था तो लोहे की प्राप्ति कहां हुई थी? तो आंसर क्या है? वर्तमान समय का जो यूपी और बिहार है, यहीं पर ही सर्वप्रथम जो है पहली बार क्या मिला था बेटा? लोहा मिला था। तो गौर करना, मगध किसको कहा गया था? जो आज वर्तमान का बिहार और झारखंड है, इसी को हमने क्या नाम दिया बेटा? मगध का नाम दिया है। तो यहां पर लोहे की प्राप्ति हुई पहली बार। जब लोहे की प्राप्ति हुई है तो क्या उस लोहे का यूज नहीं होगा क्या भाई? यूज होगा। तो इस समय जो है मगध के शासकों ने लोहे का कई तरीकों से प्रयोग किया। पहला प्रयोग कि भाई उससे कई तरह के औजार बना दिए ताकि खेती में कोई समस्या ना आए। कई तरह की जो है इन लोगों ने हथियार भी बनाए जो युद्ध में काम आ रहे थे। तो यानी उन्होंने युद्ध में हथियारों के तौर पर लोहे का प्रयोग कर लिया। घरों के अंदर जो है वस्तु को किसी अन्य काम के लिए धातु का प्रयोग कर लिया। खेती के अंदर औजार बनाकर जो है उसका प्रयोग कर लिया। तो कहीं ना कहीं लोहे के प्रयोग से जो है मगध के शासक, या भी कहा जाए मगध की जनता जो है काफी ज्यादा आत्मनिर्भर हो गई और काफी ज्यादा क्या बेटा शक्तिशाली हो गई, जो साम्राज्य के उत्थान के लिए बहुत जरूरी माना गया। अब आगे आते हैं। आगे लिखा बेटा राजधानी का अनुकूल क्षेत्र पर स्थित होना। अब गौर करना, जब भी आप मगध साम्राज्य पढ़ते हो ना भाई, तो मगध साम्राज्य के अंदर ना आपको दो तरह के नाम मिल जाते हैं। एक है मगध साम्राज्य, दूसरा मौर्य साम्राज्य। दोनों एक ही हैं, बट कुछ समय तक मगध क्षेत्र में स्थापित साम्राज्य को मगध साम्राज्य के नाम जाना गया। लेकिन भविष्य में बाद में जो है इस मगध के अंदर स्थापित साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य का नाम दिया गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक महापद्मानंद को हराकर मगध की गद्दी अपने हाथ में ली, तब उसका नाम मगध से हटके क्या बन गया भाई? मौर्य साम्राज्य बन गया। लेकिन अब इस साम्राज्य का नाम बदलने से राजधानी का क्या लेना देना है? राजधानी का ये लेना देना भाई कि जब साम्राज्य को मगध के नाम से जाना गया था तब उसकी राजधानी क्या थी बेटा? राजगिरी, जिसको आप राजगृह के नाम से जानते हो, अर्थात राजाओं का घर। एक ऐसा स्थान था ये जो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था। यानी कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर राजधानी बनी हुई थी जहां पर आक्रमण कर पाना आसानी संभव नहीं था। इसीलिए कहा गया कि राजधानी का जब राजधानी किसी अनुकूल क्षेत्र पर स्थित होती है जहां पर किसी दूसरे सम्राट या शासक के द्वारा आक्रमण कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो साम्राज्य पर नियंत्रण कर पाना भी संभव नहीं हो पाता। तो वही था कि जब राजगृह राजधानी थी तो उस पर कोई भी साम्राज्य जो है या शासक जो है आसानी से आक्रमण नहीं कर पाता था, क्योंकि राजगृह यानी अर्थात राजाओं घर जो है वो चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य आ गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है राजगृह को रिप्लेस कर दिया पाटलिपुत्र से। यानी वहां पर राजधानी क्या बन गई भाई? पाटलिपुत्र बन गई। अब पाटलिपुत्र को भी क्या किसी भी तरह की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त थी? तो आंसर है यस। हाँ भाई, क्यों? क्योंकि आप कभी भी मैप में देखना पाटलिपुत्र को, जिसको प्रेजेंट टाइम के अंदर हम पटना कहते हैं, पटना के चारों तरफ विशेष तौर पर नदियां पाई जाती हैं। यानी वो हर तरफ से क्या बेटा? नदी से घिरा हुआ था भाई। नीचे से आप देखो साउथ से गंगा नदी निकल रही है, साइड से आपका गंडक नदी निकल रही है, एक तरफ से सोन नदी निकल रही है। यानी जो पाटलिपुत्र है वो गंडक, सोन और गंगा नदी से घिरा हुआ था। यानी चारों तरफ से नदियां। तो जो चारों तरफ से नदियां हैं तो भाई कहीं ना कहीं आपका पाटलिपुत्र एक सुरक्षित क्षेत्र पर था जिस पर आसानी से आक्रमण करना संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं चाहे राजधानी राजगृह थी चाहे बाद में पाटलिपुत्र बनी, दोनों की दोनों क्या थी बेटा? एक अनुकूल क्षेत्र पर स्थित थी।
जब राजधानी पर ही कब्जा नहीं हो पाएगा तो क्या साम्राज्य में कब्जा हो पाएगा? नहीं ना। इसीलिए जो है मगध को जो है और शक्तिशाली माना गया, क्योंकि उसकी राजधानी जो थी वो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर स्थित थी। ये हो गया बेटा थर्ड क्वेश्चन, बेटा थर्ड रीजन। फोर्थ क्या है? सैनिक शक्ति। इतिहास में आप कई सारे साम्राज्य पढ़ते हो या पढ़ोगे भी फ्यूचर के अंदर। हर साम्राज्य की आप सैनिक व्यवस्थाओं भी देखोगे। याद करो क्लास 11 के अंदर आप लोग रोमन एम्पायर पढ़ के आए थे। रोमन एम्पायर में आपने पढ़ा था कि रोम के पास लगभग 6 लाख सैनिक थे। 6 लाख सैनिक थे रोमन साम्राज्य के पास। और अगर मैं आपसे कहूं कि मगध साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य के पास 9 लाख सैनिक थे, तो क्या कम सैनिक थे क्या भाई? जब रोमन साम्राज्य 6 लाख सैनिक के साथ इतना बड़ा एम्पायर बन गया था, जिसको आज इतिहास के अंदर एक वैल्यूएबल एम्पायर माना जाता है, तो हमारे मौर्य साम्राज्य के पास तो 9 लाख सैनिक थे। 9 लाख सैनिक, जिसमें से 6 लाख तो मात्र सैनिक पैदल सैनिक ही थे। कुछ रथ सैनिक भी थे, कुछ घुड़सवार भी थे, कुछ हाथी सवार भी थे, कुछ नौसेना भी थे। यानी मौर्य साम्राज्य के पास जो था, मौर्य शासकों के पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना थी, जिसके आधार पर जो है साम्राज्य काफी मजबूती से टिका हुआ था। यानी किसी भी साम्राज्य के लिए सर्वशक्तिशाली सैनिक शक्ति का होना जरूरी है, जो मौर्य शासकों के पास या मौर्य साम्राज्य के पास थी। इसीलिए सैनिक शक्ति क्या माना गया? आपके मगध साम्राज्य के उत्थान का कारण जो है माना गया। अब आगे आते हैं। आगे क्या बेटा? उपजाऊ मृदा। अब भाई एक बात सोचो, आप साम्राज्य की बात कर रहे हो, साम्राज्य में सैनिक की बात कर रहे हो, आप जनता की बात कर रहे हो, सम्राट की बात कर रहे हो, सब बात कर रहे हो। लेकिन भाई किसी भी सम्राट के बाद जनता या साम्राज्य का कोई साम्राज्य तभी बन पाता है जब आप साम्राज्य के अंदर मौजूद जनता की जो जरूरत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जो जरूरी आवश्यकता है, वो जरूरी आवश्यकता क्या होती है? खान पान। भाई मगध शासकों के पास मगध नाम का वो महाजनपद था जो अधिक मात्रा में उपजाऊ था, जहां पर उत्पादन की कोई कमी नहीं थी। जब उत्पादन की कमी नहीं है, यानी वो जनता की मांगों को पूरी कर पाएगा। तो हर शासक चाहता था कि मेरे पास अगर कोई साम्राज्य है या फिर मैं किसी साम्राज्य को नियंत्रित करता हूं, तो मेरे पास अधिक से अधिक जो है उपजाऊ भूमि जरूर हो, जो मगध के पास थी। इसीलिए मगध एक साम्राज्य में तब्दील हुआ। आगे क्या बेटा आपका? व्यापार में उन्नति। अब व्यापार की बात करते हैं। ये तो भाई इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जानते हैं कि किसी भी साम्राज्य या देश के लिए प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात कर ले, तो किसी विकास के लिए व्यापार का होना बहुत जरूरी है। व्यापार इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास या किसी के पास भी सर्वाधिक या संपूर्ण रूप में किसी भी तरह का संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो हर तरह के संसाधन की प्राप्ति के लिए व्यापार जरूरी है, यानी एक्सचेंज होना जरूरी है। जो आपके पास ज्यादा वस्तु है उसको बेच दो, जो कम है उसको खरीद लो। और ये बेचना खरीदना क्या कहलाता है भाई? व्यापार कहलाता है। तो कहते हैं कि मगध साम्राज्य के अंदर व्यापार में बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। उसके पीछे क्या रीजन था? रीजन ये था, व्यापार करने के लिए मार्गों का सुरक्षित होना जरूरी था। और मगध शासकों ने मार्गों को इतना ज्यादा सुरक्षित बना दिया था, चाहे वो जल मार्ग हो चाहे स्थल मार्ग हो, जिससे व्यापार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही थी। इसलिए मगध साम्राज्य में या मौर्य साम्राज्य के अंदर लगातार व्यापार में उन्नति हो रही थी। उन्नति से धन की प्राप्ति हो रही थी और धन से साम्राज्य का विकास हो रहा था। इसलिए व्यापार में उन्नति भी क्या बेटा? साम्राज्य के उत्थान का कारण माना गया है। डन। अब आगे आते हैं सामाजिक उत्थान। सामाजिक उत्थान मतलब क्या भाई? प्राचीन काल जब भी हम नाम सुनते हैं और उस प्राचीन काल के अंदर हम जब भी समाज की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि प्राचीन काल में भारतीय समाज 4 भागों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पता ना भाई? और राज्य करने का जो दारोमदार सौंपा गया था वो क्षत्रियों को सौंपा गया था। और ब्राह्मण जो है कहीं ना कहीं इन क्षत्रियों को ज्ञान देते थे। ये तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने। वैश्य और शूद्रों का तो कोई बड़ा काम ही नहीं था। वैश्य को काम दिया गया था व्यापार और वाणिज्य, कृषि करने जैसे कार्य, और शूद्रों को आ गया था भाई तुम खाली सेवा कार्यों में ही लगे रहोगे और कुछ नहीं करोगे। तो जब मगध के हाथों में, या फिर कहा जाए जो मगध के शासक थे, वो शासक जो भी थे, चाहे अजातशत्रु हो, अशोक हो, चंद्रगुप्त हो, जो भी हो,
उन सभी शासकों को ब्राह्मण उस समय पसंद नहीं करते थे, क्योंकि अगर आप मौर्य डायनेस्टी की बात कर लो, मौर्य साम्राज्य की बात कर लो, जिसके अंदर चंद्रगुप्त थे, अजातशत्रु थे, बिंदुसार थे, अशोक थे, इनकी बात कर लो, तो ब्राह्मणों के द्वारा यह कहा गया है कि मौर्य शासक एक क्षत्रिय वंश से जुड़े हुए नहीं थे भाई ये लोग, ऐसा ब्राह्मणों का मानना है। उनका मानना है कि ये तो शूद्र थे या शूद्र से भी गिरे हुए थे, ऐसा कहा गया था, ग्रंथों में बोला गया, बताया गया है, साहित्य में बताया गया है। लेकिन कहते हैं कुछ जगह पे ये बताया गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो भले ही गरीब था, लेकिन उसका संबंध कहीं ना कहीं क्षत्रिय वर्ग से था, इसलिए वो एक सम्राट बना, एक राजा बना। लेकिन ब्राह्मणों का मानना था कि भाई क्षत्रिय नहीं थे। तो यानी अलग अलग विचारधाराएं हैं, समाज के अंदर उथल पुथल था कि भाई क्या करें क्या ना करें। ब्राह्मण का मानना है कि भाई ये किस तरह के वंश जो है साम्राज्य चला रहे हैं, कोई नहीं मालूम पड़ा, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं विदेशी विचारधारा, कुछ यूरोपीय लोग आते हैं, यूनानी लोग आते हैं भारत के अंदर, और चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, यानी जो आर्य वंश था उसको लेकर आता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो उनके आने से जो है ना कहीं समाज के अंदर परिवर्तन होता है, बहिर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, ये सब हमें देखने को मिल जाता है मौर्य शासकों के आने से, जो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लेकर आता है। और बदलाव ही प्रगति का या विकास का एक नियम होता है, ये आपको पता है कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। और इस तरह का परिवर्तन कौन लेके आए बेटा? मौर्य शासक लेके आए मगध साम्राज्य के अंदर, इसलिए वो उत्थान का कारण माना गया। जरा आगे आते हैं। आगे देखा है शक्ति का प्रतीक। भाई ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि मगध एक साम्राज्य बन पाया था, या भी साम्राज्य के अंदर निरंतरता लेके आ पाया था मगध साम्राज्य। कैसे भाई आप कई सारी फील्ड्स में चले जाओ। मान लो मैं और फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, अमिताभ बच्चन आपके सामने खड़े हो, तो क्या आप अमिताभ बच्चन से किसी भी तरह का आर्गुमेंट कर पाओगे? नहीं। एक हस्ती है बेटा, वो बहुत बड़ी हस्ती है जिसके सामने बोल पाना जो है आसान काम नहीं है आम व्यक्तियों के लिए। उसी तरह आप क्रिकेट फील्ड में चले जाओ, विराट कोहली, MS D, महेंद्र सिंह धोनी, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र के अंदर एक पावर सिंबल के तौर पर जाने जाते हैं। अपने फील्ड में, अपने वर्ग में एक पावर सिंबल है कि भाई MS D मतलब बेस्ट विकेट कीपिंग एंड लीडरशिप, विराट कोहली बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, अलग ही नाम है, अलग ही इनका सिंबल नजर आता है। उसी तरह से अगर हम बात कर ले मौर्य शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य की, भाई इसका भी डंका बजता था, भारत हो या विदेश हो। इसके पास इतनी बड़ी सेना जिसके अंदर वो हाथियों का प्रयोग कर रहा है, इसके पास वो शक्ति जिससे सिकंदर भी भारत में आने से घबरा रहा था। वो सिकंदर जो विश्व में पहली बार जो है साम्राज्यवाद को अपनाता हुआ दिखाई दिया और विश्व के एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी किया। और उसकी सेना जो भारत के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा करके बैठी थी, उसकी सेना को मार भगाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसकी वजह से सिकंदर कभी भी दोबारा भारत पे आक्रमण करने की नहीं सोच पाया, बिकॉज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नाम ही बहुत था उसका। तो जब किसी का नाम चलता है ना भाई, अपनी उसकी पावर नजर आती है। लड़े ना सिर्फ उसके नाम से, उसके खौफ से, उसकी आंखों से कोई सामने वाला डर जाए या खत्म हो जाए, वो है पावर ऑफ सिंबल। तो वो हमें दिखाई दिया था बेटा शक्ति के प्रतीक के तौर पर चंद्रगुप्त या फिर मौर्य शासकों, कि वो एक शक्ति का प्रतीक थे। कोई भी व्यक्ति आसानी से उन पर हमला करना नहीं चाहता था। उन पर हमला करना यानी अपने क्षेत्र की बर्बादी के लिए डंका बजा देना या बिगुल बजा देना। तो इस वजह से भी मगध एक विस्तारित होता हुआ साम्राज्य बना, एक शक्तिशाली और एक स्थिर साम्राज्य बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये सारे कारण क्या है बेटा? मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण हैं। कौन कौन से? शासक, प्राकृतिक संसाधन, राजधानी का अनुकूल क्षेत्र पर स्थित होना, सैनिक शक्ति, उपजाऊ मैदान, व्यापार में उन्नति, सामाजिक उत्थान और शक्ति का प्रतीक। तो ये सारे कारण आपको ढंग से पढ़ने हैं, बढ़िया से पढ़ने भाई। चैप्टर के लिए या फिर कहा जाए एग्जाम के लिए मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है बेटा आपका ये, ठीक है भाई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज बेटा कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।